तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 कक्षा 11वीं की प्रश्नावली 1.1। कल हमने समुच्चय जो सिद्धांत है, जो सेट थ्योरी है, उसका इंट्रोडक्शन यानी कि समुच्चय से हम कल परिचित हो गए थे। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है, कल की क्लास में हमने ये देखा था। आज हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। अपने उत्तर का औचित्य भी देना है, ठीक है, औचित्य भी देना है। तो जहां यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह करना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे माना कि ये जो समुच्चय है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है, इसका जो समुच्चय है हम इसको ए नाम दे लेते हैं। क्या नाम दे लेते हैं, ए। तो इसका जो आंसर आएगा मंझले कोष्टक में आएगा और जो अवयव होंगे वो केवल वो वर्ष के महीने होंगे जो जे से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा पहला जैसे जनवरी, क्या आएगा, जनवरी। दूसरा क्या आएगा, जनवरी के बाद जैसे फरवरी, फिर मार्च, फिर मई, अप्रैल, फिर मई, फिर जून आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे जुलाई भी आएगा, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि बस ये 3 महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर जे से शुरू होने वाले वर्ष के जो महीने होंगे उनका जो समुच्चय है वो इस प्रकार से होगा। और यदि हमको इसका औचित्य देना है तो इसका औचित्य क्या है कि ये समुच्चय क्यों है, क्योंकि जो वर्ष के जो महीने हैं जो जे से शुरू हो रहे हैं वो एक सुपरिभाषित संग्रह। वो कैसे संग्रह है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। ये सुपरिभाषित संग्रह क्यों, क्योंकि जनवरी, जून और जो जुलाई है ये किसी भी व्यक्ति की विचारधारा का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये महीने जे से शुरू होने वाले यही रहेंगे और कोई से महीने नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक सुपरिभाषित संग्रह। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या होगा। तो जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है उनका संग्रह करना है। अब देखिए ये जो संग्रह है ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है ये हो सकता है आपके लिए अलग हो, आप किसी और अलग लेखकों को चुने, मैं किसी अलग लेखक को चुनूं कि मेरे लिए कोई अलग प्रतिभाशाली लेखक होगा, आपके लिए कोई अलग प्रतिभाशाली लेखक होगा। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा संग्रह नहीं है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का जो संग्रह होगा वो भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो उसमें भी इसी तरह से आपको आंसर लिख देना है। आई होप कि आप वो लिखने में सक्षम हो। तो चौथा प्रश्न है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो क्या ये एक समुच्चय है, तो बिल्कुल ये एक समुच्चय है, क्योंकि आपकी कक्षा में जो सभी बालक होंगे उसका किसी भी व्यक्ति पे विचारधारा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी कक्षा में जो बालक है वो है, ठीक है, और उसका संग्रह एक निश्चित संग्रह है, ठीक है। तो ये एक समुच्चय है, इसका औचित्य इस प्रकार से हम दे सकते हैं।
तो जो पांचवा क्वेश्चन है, पहले का पांचवा, वो है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह करना है। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होगा, यदि हम नाम दें उसको एक बी समुच्चय, तो वो जो संग्रह होगा 100 से कम प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन हमको केवल 100 से कम देखनी है, तो ये कहाँ तक चल जाएगी, 99 तक। तो बिल्कुल ये एक समुच्चय है, क्योंकि एक सुपरिभाषित समुच्चय है। ठीक है, इसका किसी भी व्यक्ति की विचारधारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 से 99 तक जो संख्या है वो रहेगी। ठीक है, तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसी प्रकार हम छठा क्वेश्चन देख सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो बिल्कुल प्रेमचंद द्वारा जो लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है वो भी एक सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, क्योंकि वो संग्रह भी एक निश्चित संग्रह होगा, एक निश्चित समुच्चय होगा, किसी भी व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति के मतों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सभी संपूर्णांकों का संग्रह। आई होप कि आप अब आगे बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो दूसरा प्रश्न है उसके अंदर दे रखा है कि कोई समुच्चय है ए जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 अवयव है। ठीक है, और इसमें हमें रिक्त स्थानों के अंदर उचित चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, उचित चिन्ह भरना है। तो कल हमने इस चिन्ह पर बात भी की थी कि ये चिन्ह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से करेंगे, जैसे 5 है और 5 क्या ए का कोई अवयव है क्या, यदि एक ए का अवयव होगा तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, और यदि कोई अवयव नहीं होगा ए का तो हम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू है। तो क्या 5 बिलोंग्स टू ए है क्या, 5 क्या ए में है क्या, तो बिल्कुल 5 ए का एक हिस्सा है, 5 ए का एक अवयव है, तो इसलिए इसके अंदर इस तरह के चिन्ह का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखें 8, तो क्या 8 बिलोंग्स टू ए है क्या, यहाँ पे 8 बिलोंग करता है क्या ए को, तो नहीं, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर जो है वो समुच्चय ए का हिस्सा यानी समुच्चय ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से जो 0 है, क्या 0 ए का हिस्सा है, तो 0 ए का हिस्सा नहीं है, 0 समुच्चय ए का कोई अवयव नहीं है, तो 0 भी नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरह से आई होप कि आगे के 3 रिक्त स्थान आप खुद भर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित समुच्चयों को हमको रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि एक समुच्चय है ए और ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है यहाँ पे कि x क्या है, x एक पूर्णांक है और x जो है वो -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। तो इसका जो रोस्टर रूप बनेगा यहाँ पे सॉल्यूशन में वो क्या बनेगा, रोस्टर विधि से, रोस्टर विधि से जो ए समुच्चय बनेगा वो बनेगा, इसकी जो लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी कि x एक इंटीजर है, सबसे पहले एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है। तो -3 से बड़े पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, -3 से लेके 7 के बीच बीच के देखने थे हमको पूर्णांक। तो इस तरह से रोस्टर विधि से हम समुच्चय को बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अगला समुच्चय है वो है कि एक बी समुच्चय है जिसमें x कोई संख्या है, x जो है वो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो जो x जो संख्या है वो कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है, और किससे कम है, वो 6 से कम है। इसका मतलब जो b का जो रोस्टर रूप बनेगा वो क्या बनेगा, 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से कम है तो 5 तक रुक जाना है। तो इस तरह से इसको हम एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर सी समुच्चय दे रखा है उसमें कह रखा है कि x कैसी संख्या है, x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि ऐसी 2 डिजिट वाला नंबर है जिसके 2 डिजिट है ना उनका सम कितना आना चाहिए, 8, यानी कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या है और अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। तो चलिए, जो सी समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, जो सी समुच्चय हमको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है जिनका योग करने पर, जिनके अंकों का योग करने पर 8 है। तो देखिए, अंकों का योग करने पर 8 आ जाना चाहिए। तो जैसे हमारे दिमाग में पहली संख्या क्या आ सकती है, पहली संख्या आएगी 17। ठीक है, क्योंकि अंकों का योग 8 आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 1 इधर देते रहेंगे, 7 में से 1 कम करेंगे, 1 को इधर बढ़ाएंगे,
ठीक है, इधर बढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 7 की जगह 6 हो जाएगा। अगला करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, इधर 3 हो जाएगा, जबकि इधर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और फिर इधर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब एक और इधर बढ़ा देंगे तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, और इधर बढ़ाएंगे तो इधर 6 हो जाएगा, फिर इधर 2, सॉरी, ठीक है, फिर और इधर करेंगे तो 71, और लास्ट में पूरा एक इधर दे देंगे तो 80। तो इस तरह से 17, 26, 35, 44, 53, ये 53 थोड़ा सा, ठीक है, 53, 62, 71, 80, ये निम्नलिखित 2 अंकों वाली संख्या है जिनके अंकों का योग करने पर 8 आता है। तो स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर dx समुच्चय है, और उसमें जो संख्या x है वो किस तरह से है कि x एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है, यानी कि वो संख्या 60 को पूरी तरह से विभाजित कर रही है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और ठीक है ना, वो 60 को पूरा भाग देती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d, और समुच्चय में बताइए कौन कौन सी संख्या है। एक संख्या हो सकती है 2, ठीक है, ये हम आराम से इजीली तरीके से सोच के कर सकते हैं कि 60 में 2 का भाग जाता है, 60 में इसके अलावा और किस किस का भाग जा सकता है, 60 में 3 का भी भाग जाता है। केवल हमको अभाज्य संख्या सोचनी है, तो अभाज्य संख्या से शुरू करो, 2, 3, 3 के बाद क्या होती है अभाज्य संख्या, 5। क्या 5 60 को विभाजित करती है पूरी तरह से, तो बिल्कुल करती है, तो 5 भी होगा। अच्छा, 5 के बाद और कौन सी हो सकती है, क्या 7 है, 7 नहीं है। अच्छा, 11 है, 11 भी नहीं है। 11 के बाद फिर 13 आती है, क्या 13 है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है। तो आगे इसका मतलब है कि आगे कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो 2, 3, 5 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और संख्या 60 की भाजक है। तो इस तरह से हम इसे रोस्टर विधि से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो अगला क्वेश्चन है वो है कि ई एक समुच्चय बनेगा, और एक इस तरह का समुच्चय है कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द में जो जितने भी अक्षर है उसका समुच्चय बनाना है, तो वही मंझला कोष्ठक। अब जो जो अक्षर है उसको उठाते जाना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे 2 अक्षर एक जैसे नहीं होने चाहिए, सभी अक्षर अलग अलग होने चाहिए। यानी कि अवयव समुच्चय में अवयव कभी भी रिपीट नहीं होता, समुच्चय के अंदर 2 अवयव एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो जैसे टी उठा लिया, तब कहीं और जगह टी होगा तो वो टी दोबारा नहीं उठाना यहाँ से। ठीक है, तो टी हो गया, टी के बाद आर हो गया, आर के बाद यहाँ पे आई भी हो गया, आई के बाद जी भी हो गया, जी के बाद ओ भी हो गया, ओ के बाद एन भी हो गया। अब ओ तो आ चुका है, एम आ चुका है, क्या यहाँ पे एम नहीं आया तो एम भी हो चुका। एम के बाद क्या ई आ चुका है, ई भी नहीं आया तो ई भी हो चुका। ई के बाद टी आ चुका है, आर आ चुका है, वाई, वाई नहीं आया तो वाई भी हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमने अक्षर उठा लिए हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एक आपको खास बात बताने वाला हूँ, वो ये कि आप ये रोस्टर रूप है जबकि ये समुच्चय निर्माण विधि वाला रूप है। तो समुच्चय निर्माण विधि से आप रोस्टर रूप तो बना सकते हो, लेकिन आप दोबारा रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण विधि में नहीं जा सकते इस वाले मेथड से। क्यों? क्योंकि यदि ये छुपा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस शब्द के अक्षर है, तो शायद आप ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ट्रिगोनोमेट्री के ही अक्षर है। आई बात समझ में आपको? तो इसलिए आप उल्टा नहीं जा सकते वापस, आप रोस्टर से इसको समुच्चय निर्माण विधि में नहीं बदल सकते, समुच्चय निर्माण विधि से आप इसको रोस्टर में बदल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो छठा क्वेश्चन है वो है कि एफ एक समुच्चय है और बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह है। ये बेटर शब्द का, तो एफ जो इसका रोस्टर रूप बनेगा, बेटर शब्द के भी हमको यहाँ पे एक एक शब्द अक्षर उठा लेने हैं। तो बी उठाया, बी के बाद ई उठाया, ई के बाद टी उठाया। ठीक है, अब दोबारा टी आ गया, लेकिन हमको एक बार ही टी उठाना था। ई भी आ चुका है, ई दोबारा नहीं लेंगे। आर क्या पहले आया था, तो आर नहीं आया तो आर दोबारा आ गया था। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका भी हमने रोस्टर रूप बना दिया है। तो यहाँ पे भी देखिए हमने कोई भी अवयव रिपीट नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।